हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गलवान झड़प के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले जिनपिंग। जी हां दोस्तों, G20 में डिनर के दौरान हुई मुलाकात बताएंगे आखिर क्या रहा शी जिनपिंग का रिएक्शन। दोस्तों साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर इधर G20 में जेलेंस्की ने कहा कि हमारा युद्ध खत्म होने के दौर में पहुंच चुका है, तो उधर अचानक यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमले शुरू। जी हां दोस्तों, 100 मिसाइलों से हमला किया गया है। दोस्तों इमरजेंसी ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है यूक्रेन में। बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर अब LAC पर ड्रैगन को मिलेगा भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब। अब भारत ने चीन की सेना के लिए कर लिया है ये बड़ा इंतजाम। बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ी खबर, और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर जम्मू कश्मीर में कब चुनाव और कब मिलेगा उसको राज्य का दर्जा। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह जी ने। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ किसानों से जुड़ी बड़ी खबरें हैं। दोस्तों आपके फायदे के लिए तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत आने वाले कुछ ही सालों में मोदी जी के नेतृत्व में डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा दोस्तों। और आज भारत की जो विदेश नीति है वो सबसे बेस्ट और अहम है, और भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां गलवान झड़प के बाद पहली बार मिले मोदी जी और जिनपिंग। G20 में डिनर के दौरान हुई मुलाकात बता दें, इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। G20 डिनर के दौरान दोनों नेता मिले और हाथ मिलाने के बाद कुछ देर तक बात करते रहे। आप सभी को बता दें कि साल 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद किसी मंच पर मोदी जी और जिनपिंग की ये पहली मुलाकात है। गलवान झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, तो वहीं इसके बाद चीन के साथ सीमा पर तनाव के हालात बने हुए हैं। जी हां दोस्तों, बता दें हालांकि दोनों नेताओं की औपचारिक मुलाकात नहीं थी, साथ ही अभी ये भी सामने नहीं आया है कि दोनों के बीच किस बारे में बातचीत हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से उनकी मुलाकात बाली में डिनर के दौरान हुई। दोनों के मिलने का वीडियो सामने आया है। मोदी जी और जिनपिंग ने एक दूसरे से हाथ मिलाए और कुछ देर तक एक दूसरे के कुछ पास रहकर बातें भी हुई। जी हां दोस्तों, ऐसे में मोदी जी को दोस्तों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने क्या क्या मुद्दे उठाने चाहिए दोस्तों, और भारत को तटस्थ और एकदम मजबूत रहना चाहिए जिनपिंग के सामने। अगर आप भी ये मानते हैं तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर जिनपिंग ने G20 बैठक से पहले ही भारत को लेकर अपने सुर बदल दिए थे दोस्तों, और कह दिया था अच्छे संबंध बनाए रखना दोनों देशों के हित में है। जी हां, बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले भारत को लेकर चीन के सुर बदले नजर आ रहे थे दोस्तों। चीन ने कहा था कि बीजिंग और नई दिल्ली के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना दोनों देशों और उनके लोगों के हित में है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि मजबूत संबंध बनाए रखना चीन और भारत और दोनों देशों के लोगों के मौलिक हित में है। जी हां दोस्तों, और ऐसे में जिनपिंग का मोदी जी से मिलना दोस्तों ये दिखाता है कि चीन अब नरम पड़ता दिखाई दे रहा है भारत को लेकर दोस्तों। लेकिन हकीकत तब सामने आएगी जब वाकई में LAC पर कोई भी और किसी भी तरह की आपत्ति जैसी चीजें देखने को ना मिले तब। जी हां दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां खेरसान से निकला अब कीव निशाने पर। जी हां, रशिया के ताबड़तोड़ 100 मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन में इमरजेंसी ब्लैक आउट। जी हां दोस्तों, रशिया ने एक बार फिर मंगलवार को यूक्रेन पर भीषण हवाई हमला किया है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ 100 मिसाइलें दाग दी है दोस्तों। रशिया की ओर से अधिकतर हमले पावर ग्रिड को निशाना बनाकर किए गए हैं। हमले के बाद यूक्रेन के अधिकारियों ने देश में बिजली सप्लाई ठप करने के लिए इमरजेंसी ब्लैकआउट की घोषणा कर दी है, जिसके तुरंत बाद यूक्रेन की राजधानी कीव समेत अन्य स्थानों पर बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्थिति को क्रिटिकल करार देते हुए देशवासियों से बिजली के उपयोग में कटौती करने का आग्रह किया। बिजली प्रदाता कंपनी DE टेक ने राजधानी में इमरजेंसी ब्लैकआउट की घोषणा कर दी। अधिकारियों ने अन्य जगहों पर भी इसी तरह के कदमों की घोषणा की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये खबर अहम तब हो जाती है दोस्तों जब G20 की बैठक में जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध को खत्म करने का वक्त आ गया है, और पुतिन को बड़ा संदेश दिया दोस्तों उन्होंने कि अब युद्ध खत्म होने जा रहा है। और उसी के कुछ क्षण बाद दोस्तों ताबड़तोड़ यूक्रेन पर मिसाइलों से अटैक होने लगे। जी हां दोस्तों, और अब पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, इसीलिए ये खबर अहम है जो हमने आपको बताया।
इस पर आपकी क्या निजी राय होगी दोस्तों? अपनी राय सुझाव अवश्य बताइएगा। क्या रशिया को ये पूर्णतः युद्ध खत्म कर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि काफी समय से युद्ध छिड़ा हुआ है दोस्तों और ना इसका कोई रिजल्ट निकल पा रहा है, बल्कि मानवता पर बहुत बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है दोस्तों, और इसमें बच्चे भी झुलस रहे हैं। ऐसे में आपकी राय तो बनती है, भारत की जनता क्या रिक्वेस्ट करना चाहेगी दोस्तों इस युद्ध को लेकर? दोनों देश से अपनी राय अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर अब एलएसी पर ड्रैगन को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। चीन की सेना के लिए भारतीय सेना का 3D इंतजाम। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में सीमा पर अपनी हरकतों से परेशान करने वाले ड्रैगन लगाम कसने के लिए भारतीय सेना ने पुख्ता इंतजाम कर लिया है। अभी तक एलएसी पर चीन की सेना द्वारा निर्माण की बातें सामने आती रही हैं। अब भारतीय सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति पर काम करते हुए सीमा के इस पार भी निर्माण कार्य किया है दोस्तों। सेना के मुताबिक पहली बार यहाँ 3D प्रिंटेड निर्माण किया गया है। इसके तहत कुछ ठिकाने बनाए गए हैं दोस्तों, जहाँ 450 टैंक रखे जा सकते हैं। इसके अलावा 22,000 सैनिक यहाँ पर रुक सकते हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ये निर्माण पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीन सीमा के सामने किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने इसके बारे में अहम जानकारियां दी है। इसके मुताबिक भारतीय सेना के इंजीनियरों द्वारा पहली बार डिजर्ट सेक्टर में इस तरह का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया है कि इन निर्माणों का विभिन्न तरह के हथियारों के सामने टेस्ट किया गया है। छोटी बंदूकों से लेकर T-90 टैंक की मेन बंदूकें भी इन निर्माणों के सामने बेअसर है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के ग्वादर में की रैली CPEC परियोजनाओं को रोकने की दे दी धमकी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बंदरगाह शहर ग्वादर में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने रविवार को एक विरोध रैली निकाली और धमकी दे दी है कि अगर ग्वादर में अवैध रूप से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने और अनावश्यक चौकियों को खत्म करने समेत कई अन्य विवादों की मांग पूरी नहीं की गई तो वे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC को अवरुद्ध कर देंगे। डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनों में सैकड़ों बच्चे भी शामिल हुए और ग्वादर जिले के तुरशत, पसन्नी और अन्य इलाकों में प्रदर्शन करते हुए ग्वादर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगे लिखी हुई तख्तियां और बैनर लेकर सड़कों पर मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने CPEC बोले तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं से क्षेत्र में और स्थानीय लोगों को होने वाले नुकसान के विरोध में नारे भी लगाए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां G20 के डिनर में शामिल नहीं हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक ले लिया ये बड़ा फैसला, जिससे बढ़ गया सस्पेंस। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मंगलवार को इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के डिनर में शामिल नहीं हुए। ये फैसला अचानक लिया गया। एपोच टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अचानक डिनर में शामिल न होने का फैसला किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो बाइडेन का डिनर में शामिल होने का कार्यक्रम पहले से तय था। बताया यह जा रहा है कि जो बाइडेन इस सप्ताह एक अधिकारी से मिले थे जो हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति बैठकें खत्म करने के बाद वापस अपने होटल के कमरे में लौट गए। जी हाँ दोस्तों, इस बीच व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने जोर देकर कहा कि जो बाइडेन कोविड-19 पॉजिटिव नहीं है, लेकिन डिनर से अचानक पीछे हटने के फैसले पर ज्यादा जानकारी नहीं दी। अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ने बैठकों में पूरा दिन बिताया और कुछ अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने की जरूरत थी। हालांकि अधिकारी ने यह नहीं बताया कि जो बाइडेन वापस होटल क्यों लौट गए। द वॉशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा है कि कुछ भी जरूरी नहीं था जिससे जो बाइडेन को कोई परेशानी हुई हो। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक संग पहली बार दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यूजर्स ने पूछा आखिर कोहिनूर कब दे रहे हो, तो कुछ ने कहा कि पहली बार दो देश के हिंदू नेता आपस में मिलते दिखाई दे रहे हैं और बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में PM नरेंद्र मोदी जी और ऋषि सुनक एक साथ बात करते हुए दिखाई दिए हैं, वो भी पहली बार। जी हाँ, उन्होंने यानी मोदी जी ने इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांसीसी PM इमैनुअल मैक्रोन सहित कई बड़े बड़े नेताओं संग मुलाकात की। हालांकि इन सभी नेताओं के बीच ऋषि सुनक के साथ मुलाकात काफी ज्यादा चर्चा में है दोस्तों, और ट्विटर पर भी लोग ऋषि सुनक और मोदी जी को शेयर कर रहे हैं और ट्रेंडिंग में ले आए हैं दोस्तों। ऋषि सुनक के यूनाइटेड किंगडम का PM बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार उनसे मुलाकात की है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी देश में हुई राजनीतिक अस्थिरता और लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद अक्टूबर में कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख और UK के प्रधानमंत्री बने हैं। इन दोनों
नेताओं की तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही छा गई। लोग कई तरह के कमेंट करने लगे, कुछ लोग कई तरह के सवाल कर रहे हैं तो कुछ लोग चुटकी ले रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो लोग चुटकी ले रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आखिर अब कब तक हमारा कोहिनूर हीरा हमें लौटा दोगे। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि दो बड़े देश के हिंदू राजनेता आपस में बातें कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी ऋषि सुनक जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के मुलाकात को लेकर? दोस्तों अपनी राय सुझाव अवश्य दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि ऋषि सुनक जी भारत के लिए फायदे के सौदे हैं? बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अल जजीरा की पत्रकार की मौत पर विवाद गहराया। इजराइल अमेरिका में बढ़ गया तनाव। जी हाँ दोस्तों, इस साल मई में इजराइल के ऑपरेशन में अल जजीरा की फलस्तीन अमेरिकी मूल की रिपोर्टर शिरीन अबू अकलेह की मौत हो गई थी। पत्रकार की मौत के मामले की जांच को लेकर इजराइल और अमेरिका में तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने अमेरिका पर गंभीर गलती का गंभीर आरोप लगाया है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है, जो कि सरासर गलत है। अमेरिका की इस जांच में इजराइल सहयोग नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस मामले में इजरायली सेना ने बयान जारी किया था कि एक हद तक ये संभव है कि पत्रकार की जान इजरायली सैनिकों की फायरिंग में गई, लेकिन ये भी हो सकता है कि पत्रकार की जान फलस्तीनी सैनिकों की फायरिंग में गई हो। इजराइल ने कहा है कि IDF ने मामले की हर एंगल से पुख्ता जांच करके रिपोर्ट अमेरिका के साथ साझा की थी। अमेरिका को सख्त संदेश देते हुए इजराइल ने कहा कि हम हमेशा IDF के जवानों के साथ खड़े हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपने सैनिकों के खिलाफ किसी भी बाहरी जांच को नहीं मानेगा। अगर ऐसा होता है तो इसे देश के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप माना जाएगा। यानी दोस्तों अब इजराइल और अमेरिका के बीच में ही विवाद छिड़ता नजर आ रहा है। दोस्तों ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस पर अमेरिका का क्या रिएक्शन होता है। इसीलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हम अपडेट करते रहें दोस्तों। और जो लोग हमें शुरू से हमारे वीडियोस को हमारे न्यूज को देखते हैं दोस्तों, आप सभी का दिल से शुक्रिया। बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच संघर्ष के बाद चमन बॉर्डर को सील कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक जिले में चमन क्रॉसिंग पर रविवार को तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच सशस्त्र संघर्ष में एक पाकिस्तानी सैनिक की मौत के बाद चमन बॉर्डर को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना गलतफहमी के कारण हुई। कमांडर ने कहा है कि बोल्डक चमन क्रॉसिंग पर दो पक्षों के बीच एक सीमा संघर्ष में एक पाकिस्तानी सीमा रक्षक की मौत हो गई। जी हां, पाकिस्तान अफगान सीमा पर रविवार को एक सशस्त्र व्यक्ति द्वारा अफगानिस्तान की ओर से गोलियां चलाई और एक पाकिस्तानी सैनिक को मार डाला। डॉन ने बताया है कि इस घटना में दो सुरक्षा कर्मी घायल हो गए और चमन में दोनों देशों के बीच सीमा बंद हो गई। इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने 1 घंटे से अधिक समय तक एक दूसरे पर फायरिंग की। इस घटना के बाद अफगान पारगमन व्यापार सहित दोनों देशों के बीच व्यापार निलंबित कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर भारत की तरह इज्जत नहीं मिल रहा है पाकिस्तान को। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं बल्कि खुद इमरान खान ने यह बात कही है। आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान अमेरिका के रिश्ते को मालिक नौकर जैसा बताया है और कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को वैसी इज्जत नहीं देता जैसा भारत को देता है। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने कहा है कि वे चाहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान के साथ सम्मानजनक संबंध रखे जैसा कि वो भारत के साथ रखता है। ब्रिटेन स्थित प्रकाशन फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि भारत के अमेरिका के साथ बेहद गरिमापूर्ण संबंध है। इमरान खान ने बताया, मैं मूल रूप से भारत की तरह अमेरिका के साथ एक सम्मानजनक संबंध चाहता हूं। भारत का अमेरिका के साथ बहुत सम्मानजनक संबंध है। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने यह बयान ऐसे समय में दिया है दोस्तों जब हाल ही में उन्होंने दावा किया था कि कुछ महीने पहले अमेरिका ने उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की साजिश रची थी। जी हाँ दोस्तों, और इमरान खान से इस प्रकार का बयान दोस्तों कि पाकिस्तान को वो सम्मान नहीं मिल रहा है अमेरिका की तरफ से जो भारत के साथ अमेरिका का संबंध है। उस बयान से अगर आपको भी यही लगता है दोस्तों कि भारत ने अपनी अच्छाई दिखा करके, सत्यता दिखा करके, सच्चाई को उजागर करके ये सम्मान पाया है, ना कि पाकिस्तान की तरह आतंकवाद को पाल करके लोगों के दिलों में दहशत फैला करके सम्मान हासिल होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय हो इमरान खान को जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि भारत के साथ पाकिस्तान का कंपेयर इमरान खान कर रहे हैं दोस्तों। ये ऐसा हो गया जैसे हाथी के साइज और चूहे के साइज को कंपेयर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज
शहबाज शरीफ को तीसरी बार हुआ कोरोना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी सरकार में सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री शरीफ इससे पहले भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उन्हें इस साल जनवरी और इससे पहले जून 2020 में भी कोरोना हो चुका है। शहबाज शरीफ हाल ही में लंदन से लौटे थे, जहां उन्होंने अपने भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। ऐसी खबरें थी कि दोनों भाइयों की ये मुलाकात पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर थी। जी हां दोस्तों, मरियम औरंगजेब ने ट्वीट करके बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी तबीयत 2 दिनों से ठीक नहीं थी। आज डॉक्टर की सलाह पर उनको कोरोना टेस्ट कराया गया, जो कि पॉजिटिव आया है। जी हां दोस्तों, बढ़ते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया बड़ा सहयोग। WHO प्रमुख ने कहा थैंक यू पीएम मोदी जी। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने हेल्थ फॉर ऑल सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक पारंपरिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना में समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी जी और WHO प्रमुख घेब्रेयेसस इंडोनेशिया के बाली में है। सम्मेलन में WHO प्रमुख ने महामारी और स्वास्थ्य संकट के विषय पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि कैसे इस महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अपने एक फोटो को ट्वीट करते हुए WHO प्रमुख घेब्रेयेसस ने कहा कि ग्लोबल ट्रेडिशनल हेल्थ सेंटर की मेजबानी और निर्माण के लिए WHO के साथ आपके सहयोग के लिए भारत के पीएम मोदी जी को धन्यवाद। सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए एक साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी जी का उन्होंने भी दिल से धन्यवाद और दिल से रिस्पेक्ट करते हुए दोस्तों ये जता दिया है कि मुश्किल की घड़ी में भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभाला है और पूरे विश्व में एक अच्छे लीडर होने का मिसाल कायम किया। ऐसे में दोस्तों मोदी है तो मुमकिन है, और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर ब्रिटिश पीएम सुनक ने रूसी विदेश मंत्री के सामने पुतिन को खूब सुनाई। कहा ईंधन और अनाज को हथियार बनाना स्वीकार नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, इंडोनेशिया के बाली से G20 शिखर सम्मेलन से दोस्तों ऋषि सुनक ने पुतिन को 2 टुक सुनाया है। दोस्तों G20 में दुनिया के नेताओं के सामने ना आने को लेकर ऋषि सुनक ने पुतिन की आलोचना की है। ऋषि सुनक ने यूक्रेन पर हमले को लेकर रशिया को जमकर खरी खोटी सुनाई। ऋषि सुनक जब ये सब बोल रहे थे तब उनके ठीक सामने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बैठे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली बार है जब ऋषि सुनक किसी बड़े मंच पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पुतिन ने विश्व व्यवस्था को कमजोर करने का काम किया है। पुतिन भोजन और ऊर्जा को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण दुनिया भर में आर्थिक समस्याएं देखने को मिल रही हैं। सुनक ने कहा कि इतना सब कुछ बदलने की ताकत एक ही आदमी के पास है। ये उल्लेखनीय है कि पुतिन ने हमारे साथ यहाँ शामिल होना जरूरी नहीं समझा। शायद वो यहाँ आते तो हम चीजें सुलझा सकते थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ऋषि सुनक का कहना आप ठीक समझते हैं दोस्तों या नहीं? आपकी जो भी राय हो अवश्य बताइएगा। और क्या पुतिन को G20 के समिट में आना चाहिए था? दोस्तों बात करते हैं और खबर की, जहां पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ की कोशिश BSF ने कर दी नाकाम। 10 राउंड फायरिंग करके खदेड़ा पीछे। जी हां, पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर पठानकोट स्थित बमियाल सेक्टर में ड्रोन की घुसपैठ की नाकाम कोशिश की गई है। दोस्तों BSF के जवानों की मुस्तैदी के चलते पाकिस्तानी उस ड्रोन को वापस भेज दिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस और BSF की ओर से नाकाबंदी कर ली गई और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ड्रोन की घुसपैठ की घटना ये सोमवार देर रात की है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और खबर की, जहां पर तालिबान के अफगानिस्तान में अब शरिया कानून हुआ लागू। अपराधियों को चौराहे पर पड़ेंगे कोड़े, चोरों के कटेंगे हाथ और पैर। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में 21 साल बाद फिर शरिया कानून लौट आया है। तालिबान ने इसका ऐलान कर दिया है। तालिबान सरकार ने सभी जजों को शरिया कानून के तहत अपराधियों को सजा सुनाने को कहा है। तालिबान की सरकार ने सभी जजों से साफ कहा है कि वो इस्लामिक कानून को पूरी तरह से लागू करें। इसके बाद अब अपराधियों को शरिया कानून के तहत सजा दी जाएगी। इसमें पत्थरबाजी, कोड़े मारना, चौराहे पर फांसी पर लटकाना और चोरों के हाथ पैर काटने की सजा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में तालिबान ने यह दिखा दिया है दोस्तों कि वो सुधरने वाले नहीं है और शरिया कानून अब पूर्ण रूप से अफगानिस्तान में लागू कर दिया गया है दोस्तों, जो कि वहां की जनता के लिए जी का जंजाल बनता दिखाई दे रहा है। दोस्तों पहले से ही अफगानिस्तान का एक नागरिक जीते जी मरता नजर आ रहा है और उस पर से अब ये नई घोषणा उनके लिए काल बनकर उभरती नजर आ रही है दोस्तों, क्योंकि वहां की न्यायिक व्यवस्था भी कैसी है वो पूरे दुनिया को पता है। ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से शरिया कानून लागू कर दिया गया है पूर्ण रूप से अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा, इस पर आपकी क्या निजी राय होगी
और पूरे दुनिया को इस पर क्या कदम उठाने चाहिए दोस्तों, सजेशन जरूर दीजिएगा एक अच्छे नागरिक होने के नाते। और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक कृपया करके लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों खबर आप तक पहुंचाने में, कृपया करके एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ बाली में भारतवंशियों से बोले प्रधानमंत्री मोदी जी, कहा आज भारत छोटा नहीं सोचता है। जी हाँ दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान बाली में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी जी ने यह बयान दिया। बता दें पीएम मोदी जी ने कहा कि जिस जगह के साथ भारत का हजारों वर्षों से रिश्ता रहा हो, जहां सैकड़ों पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन जहां के लोगों ने अपनी परंपरा को जीवित रखा, वहां के लोग उस धरती पर आकर एक अलग ही आनंद मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन आपने कभी भी अपनी परंपरा को ओझल नहीं होने दिया। पीएम मोदी जी ने कहा कि जब मैं आपको यहाँ संबोधित कर रहा हूँ तो यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर भारत के कटक में बाली यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है, जो भारत और इंडोनेशिया के संबंधों का परिचालक है। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी ने कहा कि आज का भारत छोटा सोचता ही नहीं है, आज भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। पीएम मोदी जी ने कहा कि भारत का टैलेंट, भारत की तकनीक, भारत का इनोवेशन और भारत की इंडस्ट्री ने आज दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले और 2014 के बाद भारत में स्पीड और स्केल का बहुत फर्क आया है। आज भारत अभूतपूर्व स्पीड से काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। अगर आप भी पीएम मोदी जी के बात का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि 2014 के बाद से भारत में अभूतपूर्व विश्वास और विकास देखने को मिला है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। बात करने का और बड़ी खबर की, जहां पर जम्मू कश्मीर में कब होगा चुनाव, कब मिलेगा राज्य का दर्जा, अमित शाह जी ने समझाई क्रोनोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात चुनाव के सबसे बड़े सियासी मंच पंचायत आज तक पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर को लेकर भी विस्तार से बात की है। इस समय कई विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर मिलना चाहिए। अब अमित शाह जी ने इस प्रक्रिया की पूरी क्रोनोलॉजी समझा दी। अमित शाह जी कहते हैं कि जहां तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे का सवाल है, हमने स्पष्ट कर दिया है कि सबसे पहले परिसीमन होगा, फिर मतदाता सूची बनेगी और फिर चुनाव होगा, चुनाव के बाद ही पूर्ण राज्य पर कोई फैसला निकलेगा। अब ये एक पूरी क्रोनोलॉजी है जिसके बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है, लेकिन अभी इस प्रक्रिया में कुछ समय जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वैसे जम्मू कश्मीर को लेकर ही गृह मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया था कि 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में काफी कमी आ गई है। टारगेट किलिंग पर भी शाह ने दो टूक कहा है कि पूरी आतंकवाद खत्म होने में समय लगता है, लेकिन जब आंकड़ा 100 से 20 पर आ गया है तो ये देखना चाहिए कि ऐसी चीजें समय लेती हैं। पहले यहाँ पर 1990 से 1998 तक कई लोगों की हत्या कर दी जाती थी, लेकिन 370 हटने के बाद इसमें काफी कमी आई है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और खबर की, जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सबसे बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष को लगा तगड़ा झटका, ओवैसी और अखिलेश यादव की क्या अब बढ़ेंगी मुश्किलें। बता दें ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजू खाने में गंदगी करने और नेताओं की बयानबाजी को लेकर दाखिल वाद पर मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। AGJM पंचम MP MLA कोर्ट ने वाद को सुनवाई योग्य माना है। वाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बयानबाजी को लेकर केस दर्ज करने की मांग की गई है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख नियत की है। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने कोर्ट में अधिवक्ता RP शुक्ल, अजय प्रताप सिंह के जरिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि ज्ञानवापी परिसर में नमाजियों की ओर से वजू खाने में हाथ पैर धोए जाते हैं और गंदगी फैलाई जाती है, जबकि वो स्थान हमारे आराध्य भगवान शिव जी का है और ये हिंदू समाज के लिए अपमानजनक है। जी हाँ दोस्तों, बात करते अगली खबर की, जहाँ फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह जी की जमकर तारीफ। कहा अमित शाह जी की दृढ़ता ने महाराष्ट्र में सत्ता के सुचारू परिवर्तन में मदद की। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की दृढ़ता ने इस साल की शुरुआत में राज्य में सत्ता के सुचारू तौर पर परिवर्तन में मदद की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना द्वारा विश्वासघात का सामना किया। फडणवीस यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शाह के विचारों से प्रेरित एक पुस्तिका के विमोचन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बता दें बड़ी खबर आपको, जहाँ खेती करना होगा अब और भी आसान, ड्रोन पर सरकार दे रही है लाखों की सब्सिडी, फटाफट कर सकते हैं ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, ड्रोन खरीदने की प्लानिंग बना रहे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने एक शानदार योजना शुरू की है जिसके तहत ड्रोन खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत आप 5 लाख रुपए तक का भी लाभ उठा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीमांत किसान, पूर्वोत्तर राज्यों के किसान और महिला किसान ड्रोन सब्सिडी योजना के लिए पात्र होंगे, जबकि अन्य किसान ड्रोन पर $4
पर 4 लाख रुपए या इसकी लागत का 40% तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी जानकारी सारी हमने स्क्रीन पर दे दी, आप देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम आपको वही जवाब दे देंगे। साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।